कोई भी नहीं था। चांदनी को जब कोई नहीं दिखा तो वो थोड़ा परेशान हो गई। मिस्टर राजावत ने तो बोला था पापा घर आ गए होंगे, तो फिर यहाँ कोई क्यों नहीं है? चांदनी ने मन ही मन सोचा। तभी सामने से एक नौकर रानी आती दिखी तो वो जल्दी से उसके पास चली गई और उसने परेशानी भरी आवाज में पूछा, क्या पापा अभी भी घर नहीं आए? माँ और गीतांजलि कहाँ हैं? तुम्हें नहीं पता है क्या साहब को हार्ट अटैक आया था जब वो लौटे थे? उस नौकरानी ने चिढ़ते हुए जवाब दिया। उस घर के नौकर भी कभी चांदनी से अच्छे से पेश नहीं आते थे, क्योंकि उसकी तो उनसे भी ज्यादा बुरी हालात थी उस घर में। चांदनी बेटी साहब आयुष्मान भारत हॉस्पिटल में है, तुम जाओ उनसे मिल लो। एक बूढ़ी नौकरानी जो उस घर की कुक थी, उन्होंने पीछे से आवाज देते हुए कहा। जी शुक्रिया दादी, चांदनी ने पीछे उन बूढ़ी दादी की तरफ देखते हुए कहा। इसके बाद वो दोबारा से घर के बाहर जाने को मुड़ गई। शांति बहन, जानती हो आजकल के बच्चे तो देखो माँ बाप को अकेला छोड़ गायब हो जाते हैं। जब मुसीबत हो फिर चले आते झूठी हमदर्दी दिखाने। एक नौकरानी ने दूसरी की तरफ देखते हुए कहा। सही कहा बहन, आजकल तो सगी औलाद अपनी नहीं। दूसरी औरत ने भी मुंह बनाते हुए कहा। चांदनी जानती थी वो तीनों उसे ही ताने दे रही थी, लेकिन इस वक्त उसके पास किसी पर ध्यान देने का वक्त नहीं था। वहीं पास खड़ी शांता दादी को तो गुस्सा आ गया। अपना अपना काम करो तुम तीनों, नहीं तो मेम साहब से शिकायत कर दूंगी। शांता दादी ने गुस्से से उन दोनों की तरफ देखते हुए कहा, जिसके बाद वो तीनों चुपचाप वहां से चली गईं। वहीं चांदनी एक टैक्सी लेकर हड़बड़ी में टेंशन से पागल होती हुई हॉस्पिटल की तरफ चली गई। वो जिस टैक्सी में बैठी थी उसका पीछा एक काली कार कर रही थी। हॉस्पिटल पहुंचते ही चांदनी जल्दी से पेमेंट करके हॉस्पिटल के अंदर भाग गई। वहीं उस कार में बैठा आदमी फोन पर किसी को कुछ बता रहा था। सर, वो मैडम अभी भागती हुई हॉस्पिटल के अंदर चली गई हैं, क्या मैं भी उनके पीछे अंदर जाऊं? उस आदमी ने फोन पर पूछा। बिल्कुल, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था ना कि बॉस को उस लड़की की हर एक मिनट की खबर चाहिए। फोन के दूसरे तरफ से आवाज आई। फोन की दूसरी तरफ वाला आदमी कोई और नहीं बल्कि अरमान था, जिसे खुद शिवांश ने चांदनी पर नजर रखने के लिए बोला था। अरमान का ऑर्डर मिलते ही वो आदमी चांदनी के पीछे चला गया। वहीं हॉस्पिटल के अंदर चांदनी के डैड हर्षवर्धन हॉस्पिटल के बेड पर बेहोश लेटे हुए थे और उसकी माँ नीलम बेड के पास ही बैठ रो रही थी। गीतांजलि भी वहीं पर थी। चांदनी ने जब ये सब देखा तो वो भागती हुई अंदर आई और उसने अपने डैड का हाथ पकड़ लिया। पापा, पापा क्या हुआ आपको? माँ, पापा को क्या हुआ है? चांदनी ने आंसू बहते हुए पूछा। तुम्हारे पापा को हार्ट अटैक आया था तारा। घोटाले के केस के बाद सब इन्वेस्टर अपने पैसे वापस मांग रहे हैं। हम एक साथ इतने सारे पैसे वापस नहीं कर सकते। कंपनी की हालत वैसे ही खराब चल रही है और अगर ऐसे में ये सब हुआ तो हम सड़क पर आ जाएंगे। नीलम ने आज चांदनी से थोड़ी नरमी से बात करते हुए कहा। अपनी माँ को पहली बार प्यार से बात करता और दुखी देख चांदनी पिघल सी गई थी। वो जल्दी से अपनी माँ की तरफ मुड़ गई और उसने नीलम का हाथ अपने हाथों में पकड़ते हुए कहा, आप फिक्र मत कीजिए माँ, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। इसका कोई ना कोई हल तो जरूर होगा। हल है, पर अभी कुछ भी पॉसिबल नहीं लग रहा। गीतांजलि ने नॉर्मली चांदनी की तरफ देखते हुए कहा। क्या हल है? प्लीज आप मुझे बताओ, मैं कुछ भी करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगी। मेरे होते मेरा परिवार कभी भी सड़क पर नहीं आ सकता। चांदनी ने गीतांजलि की तरफ देखते हुए कहा। मेरे फ्रेंड के पापा इन्वेस्टर हैं। अगर पापा इस वक्त ठीक होते तो उनसे हेल्प ले सकते थे, लेकिन वो तो इस वक्त अस्पताल के बेड पर पड़े हैं और मुझे बिजनेस के बारे में कुछ पता नहीं है। किसी को उनके पास बात करने जाना होगा और उन्हें कन्विंस करना होगा। उनकी प्रोजेक्ट की डील पर साइन मिल गया तो हमारा सारा कर्जा चूक जाएगा। गीतांजलि ने चांदनी की तरफ देखते हुए कहा। ठीक है, तुम मुझे उनका एड्रेस दो, मैं उनके पास जाऊंगी। आप दोनों फिक्र मत कीजिए, मैं किसी भी तरह उनको कन्विंस कर लूंगी। चांदनी ने गीतांजलि और नीलम की तरफ देखते हुए कहा। क्या तुम सच में ऐसा करोगी? नीलम ने नम आंखों से पूछा। हाँ माँ, मैं करूंगी। मेरे होते हुए ना तो पापा को और ना ही इस कंपनी को कुछ होगा। चांदनी ने एक मुस्कुराहट के साथ कहा। मैं तुम्हारे फोन पर एड्रेस सेंड कर दिया है, तुम जाओ। मैं अपनी फ्रेंड को बता दूंगी कि तुम आ रही हो, वो तुम्हें अंकल के पास ले जाएगी। बाय द वे, थैंक यू एंड सॉरी आज तक जो मैंने तुम्हारे साथ किया। तुम सच में हम सब की फिक्र करती हो, ये तुमने आज दिखा दिया।
गीतांजलि ने एक छोटी सी मुस्कुराहट के साथ चांदनी की तरफ देखते हुए कहा। तभी नीलम ने भी चांदनी के दोनों हाथ अपने हाथों में ले लिए और बड़ी इमोशनली कहा, थैंक यू बेटा। चांदनी की आंखों में इस वक्त खुशी के आंसू थे, क्योंकि आज उसका परिवार उसे अपना रहा था। उसने मन ही मन ठान लिया था कि वो कुछ भी करके ये डील साइन करवा कर लेकर आएगी और गीतांजलि की फ्रेंड के पापा को किसी भी तरह कन्विंस करेगी। इसके बाद चांदनी अपने मन में दृढ़ निश्चय किए कमरे से निकल गई। उसके जाते ही नीलम और चांदनी एक दूसरे को देख तिरछा मुस्कुराने लगे। ये लड़की बिल्कुल अपनी माँ की तरफ सीधी और बेवकूफ है, इतनी आसानी से हमारी बातों में आ गई। इसको मानने के लिए तो मुझे ज्यादा एक्टिंग भी नहीं करनी पड़ी और बस 2 आंसुओं में काम बन गया। नीलम ने तिरछी मुस्कुराहट के साथ अपने आंसू पोंछते हुए कहा, इस लड़की का कुछ तो फायदा हुआ। डैड को डील मिलते ही हमारी कंपनी टॉप की कंपनीज में आ जाएगी। मुझे तो बहुत एक्साइटमेंट है। मिस्टर मल्होत्रा इसके मजे लेंगे और हम मिस्टर मल्होत्रा से मिली 400 करोड़ की डील के साथ ऐश करेंगे। गीतांजलि ने बड़ी बेशर्मी के साथ कहा और हंसने लगी। लेकिन अगर उसने कोई गड़बड़ कर दी तो? हर्षवर्धन, जो अब तक बेहोश होने का नाटक कर रहा था, अचानक से बैठते हुए बोला, आप उसकी फिक्र मत करो, मैंने उसका भी इंतजाम पहले ही करके रखा हुआ है। अब चांदनी चाहे या ना चाहे उसे मिस्टर मल्होत्रा के साथ एक रात बितानी ही होगी। गीतांजलि ने आंखों में अंगारे लिए कहा। गीतांजलि बचपन से ही चांदनी से बेहद नफरत करती थी, क्योंकि हर कोई उसके सामने चांदनी को ही बेस्ट बोला करता था। गीतांजलि हमेशा से ही चांदनी से बेहतर बनना चाहती थी, लेकिन चांदनी हमेशा ही उससे आगे रही। तो एक प्री अप्रूवल पार्टी हो जाए, क्योंकि डील तो फाइनल होकर ही रहेगी। तुम भी जेल से शूट आए हो तो जश्न तो बनता है, नीलम ने हर्षवर्धन की तरफ देखते हुए कहा। यहाँ ये लोग पार्टी में बिजी थे और वहां बेचारी चांदनी इस फिक्र में डूबी थी कि क्या वो उस आदमी को मना पाएगी। उसे बेहद बेचैनी हो रही थी। लगभग 1 घंटे बाद वो उस आदमी के विला में पहुंच गई। उस विला को बाहर से ही देख चांदनी समझ गई थी उस आदमी के पास पैसा तो था। वो विला का मेन डोर खुला देख अंदर आ गई। उस वक्त में कोई भी नहीं नजर आ रहा था। इतने बड़े विला में कोई नजर क्यों नहीं आ रहा? चांदनी ने थोड़ा बेचैन होते हुए सोचा। तभी एक लड़की की आवाज उसे सुनाई दी। क्या तुम ही चांदनी हो? चांदनी आवाज सुनते ही पीछे मुड़ गई। एक लड़की जिसकी उम्र चांदनी से थोड़ी ज्यादा थी, इस वक्त शॉर्ट ड्रेस में उसके सामने एक मुस्कुराहट लिए खड़ी थी। जी मैं ही हूँ। क्या आप गीतांजलि दीदी की दोस्त हैं? चांदनी ने बड़ी मासूमियत के साथ पूछा। वो लड़की देखने में भी गीतांजलि की हमउम्र लग रही थी। उस लड़की ने चांदनी को देखते हुए हाँ में गर्दन हिला दी। खूबसूरत। तो वैसे तुम हो? अब समझ आया कि वो तुम में इतना इंटरेस्टेड क्यों है। उस लड़की ने एक तिरछी मुस्कुराहट के साथ चांदनी को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा। जी? चांदनी, जिसने कुछ ठीक से सुना नहीं था, उसने सवालिया निगाहों से पूछा। मैंने कहा, आओ बैठो, डैड अभी एक मीटिंग में है। उस लड़की ने चांदनी से कहा और उसे अपने साथ काउच पर बिठा लिया। उसने चांदनी को जूस ऑफर किया, जिसे चांदनी ने पहले तो एक्सेप्ट नहीं किया, पर उस लड़की के दोबारा बोलने पर पी लिया। जूस पीने के कुछ ही देर बाद चांदनी को चक्कर से आने लगे और उसका शरीर एकदम ढीला पड़ गया। अभी चांदनी को किसी ने काउच पर धक्का दे दिया। चांदनी की आंखें अभी भी खुली थीं। उसने जब सामने खड़े शख्स को देखा तो छटपटाने लगीं, क्योंकि वो वही आदमी था जो उस दिन चांदनी को होटल में शराब पिलाने की कोशिश कर उसके साथ जबरदस्ती करना चाहता था। चांदनी की आंखें नम हो गईं, क्योंकि वो चाहकर भी हिल ढुल नहीं पा रही थी। उस दिन तो बच गई थी तुम, लेकिन आज तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। आज तुम्हारे शरीर का हर अंग मैं चबा जाऊंगा। मल्होत्रा ने भूखे भेड़िए जैसे चांदनी को देखते हुए कहा। एंजॉय जान, मैं कल मिलती हूँ, उस लड़की ने कहा और घर से बाहर निकल गई। वो लड़की भी मल्होत्रा की अय्याशी का एक जरिया थी। चांदनी की जान सुख रही थी जब मल्होत्रा उसके नजदीक आ रहा था। इस वक्त न जाने क्यों पर उसके दिल में शिवांश का ख्याल था। मल्होत्रा ने आगे बढ़कर चांदनी की टॉप एक झटके में फाड़ दी और इस वक्त वो अपने ब्लैक इनर वेयर में बहुत ज्यादा टिमटिमजी लग रही थी। देखकर ही दिल में आग लग गई। अब तू ही इसे भुजा सकती है, मल्होत्रा ने चांदनी के इमर्जिंग चेस्ट को देखते हुए कहा। उसके हाथ धीरे धीरे चांदनी की बॉडी की तरफ बढ़ रहे थे।
चांदनी एक जिंदा लाश की तरह भरी आंखों के साथ उसे खुद की तरफ आता देख रही थी। चांदनी की सारी उम्मीद खत्म हो चुकी थी। जिंदगी ने एक बार फिर उसके साथ एक घिनौना खेल खेल दिया था। आज दोबारा से वो मौत से बदतर दुख झेल रही थी। क्या चांदनी जान पाएगी अपने परिवार का सच? क्या कोई फरिश्ता जाकर उसे बचा ले गया? हो जाएगी वो मल्होत्रा की हवस का शिकार? मल्होत्रा के हाथ इस वक्त चांदनी के कंधे पर चल रहे थे। चांदनी को तो ऐसा महसूस हो रहा था मानो उस पर कोई कीचड़ मल रहा हो। उसे तो अब अपने आप से भी घिन आना शुरू हो गई थी। दूर हटो मुझसे तुम्हें जरा शर्म नहीं आती अपनी बेटी की उम्र की लड़की के साथ ऐसा करते हुए? किस तरह के आदमी हो तुम? मैं यहाँ तुमसे मदद मांगने आई थी और तुमने ऐसा करके इंसानियत पर ही सवाल उठा दिया है। मुझे छोड़ दो वरना मैं तुम्हें जेल भिजवा दूंगी। चांदनी ने मल्होत्रा के चंगुल से छूटने की कोशिश करते हुए कहा। वो इस वक्त एक पानी से बाहर तड़पती हुई मछली की तरह थी। बहुत जुबान चलती है तुम्हारी लड़की, मल्होत्रा ने गुस्से से कहा और चांदनी की गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। थप्पड़ की आवाज पूरे हॉल में गूंज गई थी। चांदनी का चेहरा एक तरफ लगा हुआ था और उसकी गाल पर मल्होत्रा की 5 उंगलियों के निशान थे। अब अगर तूने अपनी जुबान खोली ना तो काट डालूंगा। तू मुझे जेल भिजवाएगी। तेरी जैसी कितनी आई और कितनी गई, लेकिन किसी की इतनी औकात नहीं कि मुझे जेल भिजवा जाए। पुलिस वालों का मुंह भी मुझे अच्छे से बंद करना आता है, मल्होत्रा ने गुस्से से चांदनी की तरफ देखते हुए कहा। जानवर हो तुम, जानवर। मैं कह रही हूँ मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रही हूँ। छोड़ो वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा, चांदनी ने मल्होत्रा की तरफ गुस्से से देखते हुए कहा। चांदनी की आंखें इस वक्त थोड़ी बंद होने लगी थीं, क्योंकि उसे ड्रग्स दिए गए थे। ड्रग्स का नशा धीरे धीरे उस पर भारी हो रहा था। चांदनी मुश्किल से ही अपने हाथ हिला पा रही थी। उसका शरीर उसका साथ नहीं दे रहा था। उस दिन तो तू मुझसे बच गई थी, देखता हूँ आज तुझे मुझसे कौन बचाता है। पूरे 400 करोड़ दिए हैं मैंने तेरे लिए, मल्होत्रा ने चांदनी के चेहरे के ऊपर झुकते हुए कहा। मल्होत्रा के इतने करीब होने से चांदनी का शरीर डर से कम रहा था। वो चाहती तो थी कि वो मल्होत्रा को खुद से दूर धक्का दे, लेकिन नशे की वजह से उसके शरीर की ताकत खत्म हो चुकी थी। छोड़ दो मुझे, दूर, चांदनी ने लड़खड़ाती हुई आवाज से कह रही थी। मल्होत्रा उसकी बातों को इग्नोर करता हुआ उसके होठों की तरफ झुक ही रहा था कि चांदनी ने अपना मुंह फेर लिया। मल्होत्रा ने अगले ही पल उसकी गर्दन से उसे पकड़ लिया और जबरदस्ती उसे किस करने वाला था कि किसी ने उसके बालों से उसे पकड़कर पीछे को फेंक दिया। चांदनी की आंखें, जो मल्होत्रा को करीब आते देखा बंद हो गई थीं, अचानक से खुल गईं। उसके सामने इस वक्त सर्वज्ञ का गुस्से से लाल चेहरा था। सर्वज्ञ, चांदनी ने सर्वज्ञ की तरफ देखते हुए आंसू बहाते हुए रूंधे हुए गले से कहा। सर्वज्ञ ने जल्दी से अपना कोट निकाला और चांदनी के ऊपर डाल दिया। उसकी नजर जब चांदनी की गाल पर गई, वो गुस्से से पागल ही हो गया। इसके बाद उसने अपनी गुस्से से लाल आंखों से मल्होत्रा की तरफ मुड़कर देखा। मल्होत्रा की नजर सर्वज्ञ पर गई तो वो डर के मारे कंपने लगा। सर्वज्ञ को इतने गुस्से में अपने सामने खड़ा देखकर उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो उसके सामने उसकी मौत खड़ी थी। तेरी हिम्मत भी कैसे हुई इसे छूने की? सर्वज्ञ ने गुस्से से चलते हुए कहा और मल्होत्रा की तरफ बढ़ गया। सर्वज्ञ ने गुस्से से मल्होत्रा को किक करना शुरू कर दिया। उसकी किक इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि मल्होत्रा के मुंह से तो खून निकलना शुरू हो गया था। वही चांदनी अपनी सहमी नजरों से सर्वज्ञ का वो रूप देख रही थी। सर्वज्ञ तभी अपने घुटनों पर बैठ गया। उसने मल्होत्रा के मुंह पर पंच मारना शुरू कर दिया। सर्वज्ञ के पंच करने से मल्होत्रा तो बेहोश हो चुका था, लेकिन सर्वज्ञ अभी भी गुस्से से उसे पंच कर रहा था। मल्होत्रा इस वक्त खून से सना हुआ था और चांदनी ये सब देखकर काफी घबरा गई थी। उसे तो सर्वज्ञ से बहुत ज्यादा डर लगने लगा था। आज उसे पता चला क्यों लोग उसे डेविल किंग कहते थे। वो यमराज से कम खतरनाक नहीं था अपने दुश्मन के लिए, लेकिन वो जानती थी मल्होत्रा ने जो किया था वो ये ट्रीटमेंट डिजर्व करता था। तभी उसने नोटिस किया कि सर्वज्ञ की तबीयत भी खराब होने लगी थी। वो अपने सीने पर हाथ रख जमीन पर बैठ गया था। सर्वज्ञ जल्दबाजी में निकलते वक्त अपने ग्लव्स पहनना भूल गया था, जिस वजह से मल्होत्रा को छूने से उसकी एलर्जी उस पर असर करने लगी थी। उसके शरीर पर खतरनाक लाल रैशेज आने लगे थे।
चांदनी सर्वज्ञ की ऐसी हालत देखकर घबरा गई। उसने हिलने की कोशिश की तो वो काउच से नीचे गिर गई। चांदनी को जमीन पर गिरा देख सर्वज्ञ जैसे कैसे खुद को संभालता हुआ उसके पास आ गया। क्या तुम ठीक हो? सर्वज्ञ ने चांदनी को संभालते हुए कहा और उसे बिठा दिया। चांदनी इस वक्त काफी हैरान थी। सर्वज्ञ की ऐसी हालत थी और वो उसकी फिक्र कर रहा था। आपको ये क्या हो रहा है? चांदनी ने सर्वज्ञ के सीने पर हाथ रखते आधी खुली आंखों से पूछा। एलर्जी, सर्वज्ञ ने बड़ी मुश्किल से जवाब दिया। चांदनी को कुछ भी समझ नहीं आया। उसने सर्वज्ञ को हग कर लिया और उसकी पीठ सहलाने लगी। सर्वज्ञ का चेहरा इस वक्त चांदनी की गर्दन में छुपा हुआ था। उसने भी अपनी बाहें चांदनी पर कस लीं। सर्वज्ञ को चांदनी की नजदीकियां सुकून दे रही थीं। उसी वक्त किसी के तेज कदमों की आवाज चांदनी के कान में पड़ी और वो थोड़ी घबरा गई, क्योंकि उसने ऊपर कुछ पहना नहीं था सिवाय इनरवेयर के। सर्वज्ञ समझ गया था कि वहां पर उसी के आदमी आए होंगे। इससे पहले वो आदमी पूरी तरह से अंदर आ पाते, सर्वज्ञ ने जोर से चिल्लाया, वेट आउटसाइड। सर्वज्ञ के चिल्लाने से पूरा हॉल कांप उठा। वो लोग सर्वज्ञ की आवाज सुनकर दरवाजे पर ही रुक गए। सर्वज्ञ ने चांदनी को खुद से थोड़ा दूर किया और अपना कोट उसे पहनाने लगा। उसने पहले ही चांदनी की फटी हुई शर्ट देख ली थी, जो पहनने लायक नहीं थी। सर्वज्ञ अपने चांदनी की तरफ देखा, जो उसे ही नम आंखों से देख रही थी। उसका दिल चांदनी की हालत पर पिघल सा गया था। मलंग, मलंग अंदर आओ। सर्वज्ञ ने जोर से चलाया, जिस पर मलंग भागता हुआ अंदर आ गया। इसे गाड़ी में डालो और मेरे बेसमेंट में पहुंचा दो। इसका हिसाब किताब तो मैं बाद में करूंगा। सर्वज्ञ ने गुस्से से मल्होत्रा की तरफ देखते हुए कहा और चांदनी को अपनी बाहों में लेकर खड़ा हो गया। वहीं मलंग तो सर्वज्ञ को हैरानी से देख रहा था। सर्वज्ञ ने जब मलंग को खुद को इस तरह घूरता हुआ पाया तो उसने इरिटेट होते हुए कहा, मुझे ऐसे क्या देख रहे हो तुम? पहली बार तुम्हें किसी को बेसमेंट में डालने का ऑर्डर नहीं दिया है मैंने। सर, आप बिना अपनी दवाई लिए कैसे ठीक हो गए? मैं आपकी इंजेक्शन लेकर आया था, लेकिन आपको तो जरूरत ही नहीं पड़ी। मलंग ने सर्वज्ञ की तरफ फिर हैरानी से देखते हुए कहा। सर्वज्ञ ने मलंग की बात सुनी तो फिर खुद को नोटिस किया। उसके एलर्जी खत्म हो गई थी और वो बिल्कुल नॉर्मल महसूस कर रहा था। उसने फिर चांदनी की तरफ देखा, जो इस वक्त उसकी बाहों में थी। मुझे मेरी मेडिसिन तुम्हारे आने से पहले मिल गई थी, सर्वज्ञ ने अपनी बाहों में चांदनी की तरफ देखते हुए कहा और फिर उसे लिए विला से बाहर चला गया। उसके पीछे पीछे मलंग भी मल्होत्रा को घसीटा हुआ बाहर लेकर आ गया और उसने मल्होत्रा को गाड़ी के डिक्की में डाल दिया। कुछ ही देर में मलंग और सर्वज्ञ की गाड़ी वहां से निकल गई। चांदनी इस वक्त सर्वज्ञ की गोद में ही थी। कार मलंग ड्राइव कर रहा था और मलंग की गाड़ी उसके साथ आए आदमी। सर्वज्ञ ने मलंग से कहा तो रहा था कि वो चांदनी से प्यार नहीं करता था, वो सिर्फ उसकी जरूरत पूरी करने का जरिया थी। लेकिन चांदनी की तकलीफ देखकर जो उसके दिल में दर्द हो रहा था, वो बिना प्यार के मुमकिन ही नहीं था। चांदनी की ऐसी हालत देखकर उसे अपने दिल में भी कुछ भारी सा महसूस हो रहा था। चांदनी की आंखें बंद थीं और वो आंसू बहा रही थीं। ड्रग्स के आसार ने उसकी बॉडी मूवमेंट्स काफी स्लो कर दी थीं, लेकिन वो अपने पूरे होश में थी। तुम उस परिवार के लिए मुझसे मदद मांगने आई थी तारा। उन लोगों ने आज अपने फायदे के लिए तुम्हें खुद किसी के आगे फेंक दिया। उन जैसे गिरे हुए लोगों के लिए तुम मेरे साथ रहने को तैयार हो गई? तुम्हें लगता है वो लोग इस लायक हैं? सर्वज्ञ ने बिना किसी भाव की चांदनी के चेहरे की तरफ देखते हुए पूछा। चांदनी की पकड़ सर्वज्ञ की शर्ट पर कस गई थी। वो अब कुछ देर पहले हुए हादसे को याद कर रही थी, अपने परिवार के दिए धोखे को याद कर रही थी। उसके दिल में बहुत ज्यादा दर्द महसूस हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था मानो कोई उसका दिल उसके सीने से बाहर खींच रहा था। चांदनी का रोना अब और ज्यादा तेज हो गया था। उसकी सिसकियों की आवाज अब पूरी गाड़ी में गूंज रही थी। उसकी सिसकी सुनकर सर्वज्ञ को भी अपने सीने पर कुछ भारी महसूस होने लगा था। उसने अपनी नजरें चांदनी से हटा ली और गाड़ी से बाहर देखने लगा। आप चाहे माने या ना माने, पर ये लड़की आपके लिए बहुत ज्यादा अहमियत रखने लगी है। इसलिए तो इतने सालों में पहली बार आप हड़बड़ी में अपने ग्लव्स लेना भूल गए, नहीं तो आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ, चाहे कितना भी जरूरी काम हो। मलंग ने रियरव्यू मिरर में सर्वज्ञ के चेहरे की तरफ देखकर मन ही मन कहा,
लगभग 15 मिनट ड्राइव करने के बाद मलंग ने गाड़ी SSR विला के सामने रोक दी। सर्वज्ञ चांदनी को अपनी बाहों में लिए अंदर चला गया और मलंग ने डिक्की खोलकर मल्होत्रा को बाहर निकाला और बेसमेंट में चला गया। सर्वज्ञ चांदनी को अपने कमरे में ले आया और उसने उसे बड़े प्यार से बेड पर बिठा दिया। सर्वज्ञ चांदनी का चेहरा देख रहा था। उसका दिल चांदनी की हालत देखकर पिघल सा गया था। सर्वज्ञ सिंह राजावत, जिसे आज तक किसी के आंसुओं से फर्क नहीं पड़ा, लेकिन आज चांदनी के आंसू देखकर उसे बहुत फर्क पड़ रहा था। वो जब भी चांदनी के साथ होता था अपना कोल्ड और रूड बिहेवियर भूल जाता था। वो अपना दर्द अपने अंदर रख रहा था। वो चांदनी को देख रहा था जो काफी अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, क्योंकि उसने अपनी अपर बॉडी पर बस सर्वंच का कोट पहन रखा था और वो भी लूज होने की वजह से उसके शोल्डर से बार बार नीचे गिर रहा था। सर्वज्ञ आज चांदनी की हालत देखकर उसे परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए वो उठकर अलमीरा के पास जाकर अपनी एक शर्ट लेकर आ गया। ये पहन लेना और परेशान मत हो, तुम मेरे साथ बिल्कुल सेफ हो। तुम यहाँ आराम करो, मैं जा रहा हूँ। सर्वज्ञ ने चांदनी को अपनी शर्ट देते हुए बड़ी जेंटल आवाज में कहा। आज उसकी बातों में न तो कोई बदतमीजी थी, न ही कोई शरारत थी। वो एक जेंटलमैन की तरह पेश आ रहा था, जबकि पिछली मुलाकात में उसने चांदनी को अपनी उल्टी सीधी बातों से परेशान ही किया था। चांदनी ने सर्वज्ञ को इतनी नॉर्मली बात करते हुए अभी पहली बार देखा था। क्या ये वही इंसान है जिसे मैं जानती हूँ, जिसने मेरे सामने वो घटिया शर्त रखी थी? क्या ये वही इंसान है जिसे दुनिया कोल्ड हार्टेड बीस्ट के नाम से बुलाती है? जिस तरह से ये बात कर रहे हैं, कोई कह नहीं सकता कि ये वही रूड SSR है। चांदनी ने हैरानी से सर्वज्ञ की तरफ देखते हुए सोचा, कोई मदद चाहिए हो तो मुझे बुला लेना। सर्वज्ञ ने चांदनी की नजरों को इग्नोर करते हुए कहा और उठकर जाने ही लगा था कि चांदनी ने उसका हाथ पकड़ लिया। क्या करेगी अब चांदनी अपने परिवार के धोखे को जानने के बाद? क्या सर्वज्ञ को एहसास होगा अपने प्यार का? चैनल को चांदनी के अचानक हाथ पकड़ने से सर्वज्ञ एकदम से रुक गया। उसने चांदनी की तरफ देखा, जो उसे उम्मीद भरी निगाहों से देख रही थी। हम आप सभी को सर्वज्ञ को अपनी तरफ देखता देख चांदनी ने अपनी नजरें झुका ली। क्या आप प्लीज मुझे वॉशरूम में छोड़ दोगे? मुझे खुद को साफ करना है। उसने मुझे गंदा। इतना बोलते चांदनी का गला भर आया था। चांदनी पर ड्रग्स का असर था, जिस वजह से वो ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। ऐसे में वॉशरूम जाना तो उसके बस में था ही नहीं। सर्वज्ञ ने जब कुअप्च नहीं कहा तो चांदनी ने उसका हाथ छोड़ दिया। इससे पहले वो निराश हो पाती, सर्वज्ञ ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया। उसने सर्वज्ञ की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, लेकिन ये तो बस सर्वज्ञ जानता था। असल में उसके अंदर चांदनी की ऐसी हालत देख कैसा तूफान चल रहा था। सर्वज्ञ चांदनी को लेकर वॉशरूम में आ गया और उसने उसे शावर के नीचे खड़ा कर दिया। सर्वज्ञ ने शावर ऑन कर दिया और अब पानी उन दोनों पर गिरने लगा था। सर्वज्ञ वहां से जाना तो चाहता था, लेकिन उसका दिल इस वक्त ये इजाजत नहीं दे रहा था। चांदनी की हालत देखकर उसका मन चाहता था कि वो उसे अपने गले से लगा ले और कहे कि वो अकेली नहीं है, वो है उसके लिए वहां पर। चांदनी की आंखें लाल हो चुकी थीं। उससे अपना आप संभाला नहीं जा रहा था, इसलिए वो दीवार के सहारे खड़ी हो गई। वो अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी। इस वक्त उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो उसकी पूरी दुनिया उजड़ गई थी। सर्वज्ञ की मुट्ठियां कस गई थी। वो अपना जबड़ा कसते हुए गुस्से से वॉशरूम से निकल गया। सर्वज्ञ के निकलते ही चांदनी वॉल के सहारे फिसलती हुई जमीन पर बैठ गई। एक औरत होकर आप एक दूसरी औरत का जिस्म कैसे बेच सकती हैं? मुझे लगता था मैं बहुत गलतियां करती हूँ, इसलिए आप मुझसे नाराज रहती हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि आप मुझसे इतनी हद तक नफरत करती हैं कि एक बार भी सोचे बिना आप मुझे किसी 50 साल के आदमी के आगे फेंक देंगी। मैंने हमेशा आपको अपनी माँ का दर्जा दिया, लेकिन आज आपने साबित कर दिया कि सौतेली माँ सौतेली ही होती है। अरे सौतेली माँ भी अपनी बेटी के साथ इतना बुरा नहीं कर सकती जितना आज आपने मेरे साथ कर दिया। आपने तो आज इंसानियत को शर्मिंदा कर दिया। गीतांजलि तो अभी इतनी समझदार नहीं है, उसकी नाराजगी तो मैं समझ सकती हूँ। मेरी वजह से उसे हमेशा ही लगता होगा कि माँ पापा का प्यार हम दोनों में बंट जाएगा। पापा जो आप पर इतना भरोसा करते हैं, उन पर क्या बीतेगी जब उन्हें पता चलेगा कि आपने मेरे साथ ये किया? अगर हम किसी जानवर को भी पाले
तो कुछ देर बाद उससे लगाव हो जाता है, लेकिन मैं आपके साथ बचपन से हूं। क्या आपको मुझ पर जरा भी दया नहीं आई? चांदनी ने फूट फूट कर रोते हुए कहा। चांदनी ने अपने घुटनों में अपना चेहरा छुपा लिया और पानी के नीचे भीगती हुई बचपन से आज तक की अपनी कड़वी यादें याद करने लगी। क्या नहीं किया उसने अपने माँ पापा का दिल जीतने के लिए, अपनी बहन का प्यार पाने के लिए? उसे लगता था शायद जिन बच्चों के अच्छे मार्क्स आते हैं उनके मम्मी पापा उनसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए वो रात भर जाकर पढ़ाई करती थी। हर क्लास में फर्स्ट रैंक लाती थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अपनी बहन के बड़े होने के बावजूद वो उसका होमवर्क करती थी, उसका ख्याल रखती थी, लेकिन इतना सब करने के बाद भी आज उन लोगों ने उसे एक कचरे की तरह फेंक दिया था। वहीं दूसरी तरफ इस वक्त सर्वज मल्होत्रा के सामने खड़ा था। उसने एक बाल्टी भरकर पानी मल्होत्रा के चेहरे पर दे मारा, जिससे उसे अब थोड़ा होश आने लगा। सबसे पहले मल्होत्रा की नजर सर्वज्ञ की गुस्से से लाल आंखों पर गई। मिस्टर राजावत, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं मानता हूं। मुझे नहीं पता था कि वो लड़की आपकी। मल्होत्रा ने धीरे से अपनी आंखें खोलते हुए हाथ जोड़कर सर्वज्ञ की तरफ देखकर कहा, जो इस वक्त उसके सामने मौत बनकर खड़ा था। 50 साल का हो रहा है तू? इस वक्त भजन करने की उम्र में तू ये सब घटिया हरकतें कर रहा है। बेटी की उम्र की है वो तेरी। सर्वज्ञ ने गुस्से से मल्होत्रा के सीने पर एक लात मारते हुए कहा। सर्वज्ञ ने पहले भी उसे वहां बहुत बार किक किया था, जिस वजह से मल्होत्रा की तो जान निकलने वाली हो गई थी। उसने अपना एक हाथ सीने पर रखा और दूसरा हाथ जमीन पर रखते हुए पीछे को खिसकने लगा। सर्वज्ञ ने गुस्से से उसके जमीन पर रखे हुए हाथ पर अपना पर मारा। सर्वज्ञ के ऐसा करने से मल्होत्रा की चीख निकल रही थी और आसपास गूंज रही थी। सर उस लड़की के लिए इतने गुस्से में है? अभी तो उसे सर से मिले पूरे 2 दिन भी नहीं हुए। जिस तरह से ये मल्होत्रा को पीट कर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं, ऐसा लग रहा है मानो ये कोई सरफिरे आशिक हो। मलंग जो साइड में खड़ा था, उसने अपना सलाइवा गटकते हुए कहा। मल्होत्रा चिल्लाए जा रहा था, लेकिन सर्वज्ञ तो उसके हाथ से अपना हाथ उठाने को तैयार ही नहीं था। सर्वज्ञ ने अपनी पूरी बॉडी का प्रेशर मल्होत्रा के हाथ पर डाला था, मानो आज वो उसका हाथ तोड़ ही डालने वाला था, जिसे उसने चांदनी की शर्ट फाड़ी थी। सर्वज्ञ ने अपना हाथ मलंग की तरफ बढ़ाया। मलंग तो उसके हाथ को देखकर चौंक गया था। वो अच्छे से जानता था कि सर्वज्ञ क्या चाहता है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सर्वज्ञ क्या चांदनी के लिए मल्होत्रा की जान तक लेने को तैयार था। मलंग ने अगली ही पलगन उसके हाथ में थमा दी। तभी वॉशरूम के फर्श पर बैठी चांदनी के कान में गोली चलने की आवाज आई। रात का समय था, इसलिए आवाज दूर तक फैल रही थी, इसलिए गोली दूर चली थी, पर आवाज उसे वॉशरूम तक आ रही थी। सर्वज्ञ का विला जिस जगह था, वहां कोसों दूर तक कोई और घर नहीं था, इसलिए किसी और को कोई खबर नहीं थी वहां क्या चल रहा था। सर्वज्ञ। चांदनी ने जैसे ही गोली चलने की आवाज सुनी, उसके मुंह से सबसे पहले सर्वज्ञ का नाम निकला। वो परेशान हो गई थी, क्योंकि वो जानती थी कि मल्होत्रा जैसा घटिया आदमी भी वहीं पर था। उसके दिमाग में 1000 तरह के ख्याल चल रहे थे कि कहीं मल्होत्रा ने तो कुछ गलत नहीं कर दिया, या सर्वज्ञ ने गुस्से में उसे जान से तो नहीं मार दिया। काफी देर तक पानी में भीगने की वजह से चांदनी का नशा अब काफी हद तक उतर चुका था। वो जल्दी से फर्श से खड़ी हो गई और उसने शावर बंद कर दिया। उसने सर्वज्ञ का कोट निकाला और सर्वज्ञ की दी हुई शर्ट पहन ली। अगले ही पल वो भागती हुई बाहर आई। चांदनी ने हाल में देखा तो वहां कोई नहीं था। मेन डोर खुला हुआ देखकर चांदनी जल्दी से बाहर भाग गई। तभी उसे बाहर पहुंचते ही मल्होत्रा के दर्द से चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। सर्वज्ञ ने उसके पैर पर गोली मारी थी। तुझ जैसे गिरे हुए इंसान को अब और जीने का कोई हक नहीं है। धरती का बोझ है तू, जिसे आज मैं हल्का कर दूंगा। सर्वज्ञ ने गोली मल्होत्रा के सीने पर निशाना साधते हुए गुस्से से दांत भींचकर कहा, नहीं प्लीज मिस्टर राजावत, ऐसा मत कीजिए। मैंने तो ये सब बस हर्षवर्धन के कहने पर किया था। उसने मुझसे मदद मांगी थी तो मैंने उसे 400 करोड़ वैसे भी दे दिए थे, लेकिन उसने खुद कहा था कि वो मेरा एहसान नहीं रखना चाहता। इसके बदले वो अपनी बेटी को मुझे दे देगा। इसमें सिर्फ मेरी नहीं, उसकी भी गलती है। जब एक बाप ने ही अपनी बेटी को बेचने से पहले 2 बार नहीं सोचा, तो आप ही बताइए, मैं तो गैर था। मल्होत्रा ने डर के मारे सर्वज्ञ के आगे अपनी जान की भीख मांगते हुए कहा।
मल्होत्रा की बात सुनकर मलंग और सर्वज्ञ दोनों ही हैरान हो गए थे। उन दोनों को तो लगा था शायद ये सब चांदनी की सौतेली माँ और बहन का किया धरा था, लेकिन ये तो असलियत में उसके बाप का किया धरा था। सही में, अगर हर्षवर्धन ने गीतांजलि को वो सब करने से मना किया होता तो आज चांदनी की ये हालत नहीं होती। राक्षस से भी बदतर हरकत की है उस इंसान ने अपनी बेटी के साथ, ऐसा कौन कर सकता है? सर्वज्ञ ने गुस्से से दांत भींचते हुए कहा। तभी पूरे बेसमेंट में चांदनी की आवाज गूंज गई। नहीं, ये सच नहीं है, ये झूठ बोल रहा है। चांदनी ने दरवाजे पर खड़े होकर चिल्लाते हुए कहा। सभी की नजर फिर चांदनी पर आ गई। मल्होत्रा की बात सुनकर तो चांदनी को अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि आखिर उसके खुद के पिता ने उसके साथ ऐसा किया था, जबकि वो सोच रही थी उसके पिता को इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। चांदनी भागते हुए मल्होत्रा के पास आई और अपने घुटनों के बल बैठ गई। उसने मल्होत्रा को उसके कॉलर से पकड़ लिया। तुम झूठ बोल रहे हो ना? बोलो, तुम झूठ बोल रहे हो। वो मेरे पापा हैं, वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, समझे तुम? पाप है वो मेरे। चांदनी ने जोर जोर से चीखते हुए मल्होत्रा को लगभग झंझोड़ते हुए कहा। मलंग को चांदनी की हालात पर बहुत तरस आने लगा था, और वही सर्वज्ञ तो पहले ही उसकी हालत की वजह से गुस्से से पागल हुआ जा रहा था। सर्वज्ञ ने चांदनी की कलाई को पकड़कर उसे अपने तरफ खींच लिया। सर्वज्ञ के खींचने से चांदनी खड़ी होकर उसके सीने से लग गई थी। उसने आंसू भरी आंखों से सर्वज्ञ की तरफ देखा। सर्वज्ञ, इसको बोलो ना, ये सच बले। वो मेरे पापा हैं, वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। ये झूठ बोल रहा है ना? बोलिए ना, ये झूठ बोल रहा है ना? चांदनी ने सर्वज्ञ की शर्ट को अपने मुट्ठी में भरते हुए उसे हिलाकर पूछा। चांदनी को अपने आप से वो सवाल पूछता देख सर्वज्ञ की बोलती तो बंद हो गई थी। वो इस वक्त कुछ भी कहने की हालत में नहीं था। चांदनी सच में इस वक्त बेहद बेचारी सी लग रही थी। मरता हुआ आदमी कभी झूठ नहीं बोलता मिस आहूजा। मैं सच कह रहा हूँ, ये सारा किया आपके पिता का ही है। उन्होंने पैसों के बदले मुझसे आपकी डील की थी। मल्होत्रा ने जमीन पर पड़े हुए दर्द भरी आवाज में कहा। चांदनी को तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। इस वक्त माँ वो पूरी तरह से टूट चुकी थी। उसका रोना अब और ज्यादा बढ़ गया था। जब उसे ये पता चला कि उसकी सौतेली माँ बहन के साथ उसके अपने बाप ने उसे बेच दिया था, उसकी तो आत्मा ही मर गई। चांदनी के हाथ अब सर्वज्ञ की शर्ट पर से छूटने लगे थे। वो अपने घुटनों के बाल बैठने वाली थी कि सर्वज्ञ ने उसकी कमर से उसे संभाल लिया। कभी कभी जो हमारे दिल के सबसे करीब होते हैं वही हमें सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं तारा। तुम ऐसे हार नहीं मान सकती। तुम्हें लड़ना होगा अपने आप के लिए। अपने गुनहगारों को सजा देने के लिए तुम्हें खुद को संभालना होगा। सर्वज्ञ ने चांदनी की तरफ देखते हुए बिना किसी भाव के कहा। चांदनी इसका मतलब समझ नहीं पा रही थी। तभी सर्वज्ञ ने गण मल्होत्रा पर तान दी। सर्वज्ञ की ऐसी हरकत को देखकर चांदनी अंदर तक सिहर गई थी। वहीं मल्होत्रा तो इस वक्त डर से कांप रहा था। इससे पहले सर्वज्ञ गोली चला पाता, चांदनी ने उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। प्लीज ऐसा मत कीजिए, मैं आपको ऐसा नहीं करने दे सकती, और मेरे लिए तो बिल्कुल भी नहीं। चांदनी ने सर्वज्ञ की तरफ देखते हुए रिक्वेस्ट रिंगटोन में कहा। चांदनी, कुछ चीजों के हिसाब किताब हमें खुद ही करने पड़ते हैं, और जो घटिया हरकत इस इंसान ने की है उसकी सजा सिर्फ और सिर्फ मौत है। सर्वज्ञ ने चांदनी की तरफ देखते हुए कहा। प्लीज समझने की कोशिश कीजिए मिस्टर राजावत। इस घटिया इंसान के खून से मैं आपको अपने हाथ नहीं रंगने दे सकती। इसे सजा मिलेगी और कानून इसे सजा देगा। आप इसकी जान नहीं लेंगे। मैं नहीं चाहती इस कीचड़ के छींटे आप पर पड़े। चांदनी ने सर्वज्ञ की आंखों में देखते हुए कहा। चांदनी की बात सुनकर सर्वज्ञ ने गण नीचे कर दी, जो देखकर मल्होत्रा की जान में जान आई। सजा तो इसे फिर भी मैं दूंगा, मौत से बदतर सजा मिलेगी इसे। सर्वज्ञ ने गुस्से से मल्होत्रा की तरफ देखते हुए भड़कती आवाज के साथ कहा। सर्वज्ञ की धमकी सुनकर मल्होत्रा के साथ साथ मलंग और चांदनी भी कांप गए थे। बड़ा शौक है ना इसे दूसरों के कपड़े फाड़ने का। मलंग, इसके सभी कपड़े उतारकर सड़क पर नंगा छोड़ दो इसे। सर्वज्ञ ने गुस्से से मल्होत्रा को देखते हुए कहा, जिस पर उसकी तो जान ही निकल गई थी, क्योंकि शहर में मल्होत्रा का बहुत बड़ा नाम था, जो रातों रात मिट्टी में मिलने वाला था। इसके बाद सर्वज्ञ चांदनी का हाथ पकड़े उसे बेसमेंट से लेकर निकल गया। हाल में आते ही सर्वज्ञ ने चांदनी का हाथ छोड़ दिया। इससे पहले चांदनी कुछ रिएक्ट कर पाती, कुछ समझ पाती, सर्वज्ञ ने जोरदार लात टेबल पर मार दी
जिससे चांदनी अंदर तक आप गई थी। सर्वज्ञ का गुस्सा तो मानो मल्होत्रा का खून करके ही शांत होता, लेकिन चांदनी ने उसे वो करने से रोक दिया था और अब उसका गुस्सा कहीं और निकल रहा था। टेबल पर लात मारने के बाद सर्वज्ञ पास के पिलर के पास चला गया और उसने पिलर पर पंच मारना शुरू कर दिया, जिस वजह से उसके हाथ से खून निकल रहा था, जो देखकर चांदनी बहुत ज्यादा डर गई। चांदनी जल्दी से भागती हुई सर्वज्ञ के आगे आ गई, जिसके बाद सर्वज्ञ ने दीवार की तरफ जाने वाला पंच रोक लिया और चांदनी ने अपनी आंखें बंद कर लीं, क्योंकि उसे लगा शायद वो उसे लगने वाला था। चांदनी को जब कुछ मिनट तक कुछ महसूस नहीं हुआ तो उसने आंखें खोलकर सामने सर्वज्ञ की तरफ देखा, जो गहरी सांस भरते हुए लाल आंखों से उसे ही देख रहा था। चांदनी के लिए इस वक्त सर्वज्ञ का गुस्सा ठंडा करना बहुत जरूरी था, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, इसलिए उसे उस वक्त जो ठीक लगा उसने वो किया। वो अचानक से आगे आई और उसने सर्वज्ञ के कॉलर को पकड़ उसे जरा सा नीचे किया और अपने होंठ उसके होंठों पर रख दिए। क्या सजा देगी चांदनी अपने परिवार को? क्या रिएक्शन होगा सर्वज्ञ का इस किस पर? सर्वज्ञ तो चांदनी को किस करता महसूस कर हैरान रह गया था। उसे यकीन नहीं हो रहा था चांदनी खुद उसे अपनी मर्जी के किस कर रही थी। पहली बार सर्वज्ञ के बिना बोले चांदनी ने उसे किस कर रही थी। सर्वज्ञ का गुस्सा जो सैलाब लाता था और खुद सर्वज्ञ के कंट्रोल में नहीं था, चांदनी की एक सॉफ्ट किस से कहीं शुमंत्र सा हो गया था। सर्वज्ञ की तूफान जैसी सांसों को अब शांत होता महसूस कर चांदनी समझ गई थी कि उसने सर्वज्ञ को शांत कर दिया था। सर्वज्ञ की पलकें भारी सी हो गई थीं। वो अपनी आंखें बंद कर बस चांदनी की मीठी और सॉफ्ट किस को महसूस करने लगा। सर्वज्ञ को शांत देख अब चांदनी एक झटके से सर्वज्ञ से अलग हो गई। वहीं सर्वज्ञ के चेहरे पर एक अनसेटिस्फैक्शन था। उसका दिल अभी भरा नहीं था, उसे चांदनी को और महसूस करना था। सर्वज्ञ बस चांदनी के लाल होते चेहरे को देख एक अनजनी सी हलचल सीने में महसूस कर रहा था। वहीं चांदनी, उसकी तो हिम्मत ही नहीं हो पा रही थी कि आप पलके उठाकर सर्वज्ञ के चेहरे की एक्सप्रेशंस देख सके। चांदनी का पूरा चेहरा लाल पड़ा हुआ था। वो आप, हे भगवान, आपके हाथ से तो खून बह रहा है मिस्टर राजावत। चांदनी ने बड़ी बड़ी आंखों से एकदम से सर्वज्ञ का हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा। आज सर्वज्ञ ने पहली बार चांदनी की आंखों में अपने लिए फिक्र देखी, जो एक अलग सा एहसास उसके दिल को करवा रही थी। सर्वज्ञ बस शांत साहू चांदनी को देख रहा था। उसके साथ इतना कुछ हो गया था, लेकिन सर्वज्ञ के हाथ का खून दो देखकर वह इतना बेचैन हो रही थी। मैं आपको ऑइंटमेंट लगा देती हूँ, आप लोगे मेरे साथ? चांदनी नहीं लड़खड़ाती हुई आवाज में बड़ी मुश्किल से सर्वज्ञ के चेहरे की तरफ देखते हुए पूछा। जहां तुम ले चलोगे मैं हर जगह तुम्हारे साथ चलूंगा, बस इसी तरह मेरा हाथ थामे रखना। सर्वज्ञ ने चांदनी की तरफ देखते हुए कहा, हालांकि वो खुद नहीं जानता था कि उसके मुंह से क्या शब्द निकल रहे थे। चांदनी को आज सर्वज्ञ की बातों में शरारत नजर नहीं आ रही थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे सर्वज्ञ ने दिल से वो बात कही थी। सर्वज्ञ आज उसे कुछ सच्चा और अच्छा सा लगने लगा था, क्योंकि सर्वज्ञ की आंखें आज उसे खुद की तरफ बहुत अट्रैक्ट कर रही थीं। वहीं सर्वज्ञ की बात सुनकर अब चांदनी हैरानी से अपनी पलकें तेज झपकाते हुए सर्वज्ञ की ओर देख रही थी। सर्वज्ञ तो उसे आज एक के बाद एक झटका दे रहा था। अपनी एक ऐसी साइड चांदनी के दिखा रहा था जो कभी कोई इमेजिन नहीं कर सकता था। सर्वज्ञ ने भी अपनी कहीं बात का एहसास होते ही गला साफ करते हुए कहा, चलो। इसके बाद चांदनी सर्वस्ट के साथ सर्वस्ट के कमरे में आ गई। उसने सर्वस्ट को काउच पर बैठने को बोला तो सर्वस्ट चुपचाप बैठ भी गया। चांदनी खुद उसके पास नीचे बैठ गई। सर्वस्ट ने जब चांदनी के लिए शर्ट निकाली थी तो वो बाहर फर्स्ट एड किट टेबल पर ही रखकर चला गया था, ताकि चांदनी नहाने के बाद फर्स्ट एड कर सके। चांदनी ने फर्स्ट एड बॉक्स खोला और उसमें से ऑइंटमेंट निकालकर सर्वज्ञ का हाथ अपने हाथों में ले लिया। चांदनी एक बार भी सर्वज्ञ की तरफ नहीं देख रही थी। वही सर्वज्ञ की नजर तो बस चांदनी के चेहरे पर ठहरी हुई थी। आज उसकी आंखों में कोई डिजायर्स या लस्ट दिखाई नहीं दे रही थी, बल्कि कुछ अनकही सी फीलिंग्स थीं जो उसकी आंखें आज बयां करना चाहती थीं। चांदनी का चेहरा इस वक्त सर्वज्ञ को दुनिया का सबसे प्यारा चेहरा लग रहा था।
उसे एहसास भी नहीं था कि वो मुस्कुरा रहा था। ऑइंटमेंट की जलन की जगह सर्वज्ञ को दिल में एक मीठा मीठा सा एहसास हो रहा था। चांदनी ने ऑइंटमेंट लगाकर सर्वज्ञ के हाथ की बैंडेज कर दी। चांदनी ने फिर वो ऑइंटमेंट वापस से बॉक्स में डाल दी। चांदनी फिर उठकर सर्वज्ञ के सामने नजरें झुकाकर खड़ी हो गईं। सर्वज्ञ चांदनी को ऊपर से नीचे तक देख रहा था, जिसने इस वक्त बस सर्वज्ञ की ब्लू शर्ट पहनी हुई थी। आज तो वो शर्ट जैसे सर्वज्ञ की फेवरेट शर्ट बन गई थी। थैंक यू मिस्टर रजावत। आप नहीं होते तो आज आपने मेरी मदद की, जहां मेरे अपनों ने ही मुझे चांदनी ने पल के झुकाए इतना ही कहा। चांदनी से इससे ज्यादा बोला ही नहीं गया। रोने से उसका गला भर आया था। चांदनी के आंसू सर्वज्ञ को चुभ रहे थे। मेरे पास आओ, सर्वज्ञ ने चांदनी से कहा। चांदनी ने उसकी बात सुन हल्के से अपनी नजरें उठाई। सर्वज्ञ ने अपने पैर हल्के अलग कर अपनी थाई पर इशारा करते हुए उसे गोद में इशारा किया। चांदनी को काफी बेचैनी हो रही थी। आई डोंट लाइक टू रिपीट माई सेल्फ स्वीट हार्ट, सर्वज्ञ ने अपनी आवाज में एक वार्निंग ली कहा। सर्वज्ञ की बात सुन हल्का कांप गई। अगले ही पल वो चुपचाप सर्वज्ञ की गोद में आकर बैठ गई। सर्वज्ञ चांदनी को हल्का कांपते हुए महसूस कर रहा था। चांदनी बस नजरें झुकाए एक मासूम से बच्चे की तरह बैठी थी। सर्वज्ञ कुछ देर उसके चेहरे की तरफ देखता ही रह गया। मैंने तुम्हारी इतनी बड़ी मदद की और बदले में तुम मुझे ऐसा रूखा सूखा थैंक यू बोल रही हो स्वीट हार्ट, सर्वज्ञ ने चांदनी की तरफ देखते हुए कहा। वहीं चांदनी कंफ्यूजन के साथ उसे देखने लगी। मैं भला आपको क्या ही दे सकती हूं मिस्टर राजावत। इस वक्त तो मेरे पास खुद की बॉडी ढकने के लिए अपने कपड़े भी नहीं है, वो भी मुझे अपने दिए। आखिर मुझ जैसी से आप क्यों उम्मीद रख रहे हैं? चांदनी ने उदास से चेहरे के साथ पलके झुकाए जवाब दिया और इसमें उसकी आंखें भर आई थीं। चांदनी की बात सुन सर्वज्ञ अपने सीने में एक अजीब सा दर्द महसूस करने लगा था, जो आज तक उसने शायद ही कभी पहले महसूस किया होगा। उसने अपने चेहरे पर वो दर्द झड़कने नहीं दिया और जल्दी से बात बदल दी। बहुत बोलती हूं तुम, लेकिन जो मुझे चाहिए वो सिर्फ तुम्हारे पास है स्वीट हार्ट, सर्वज्ञ ने चांदनी की तरफ देखते हुए कहा। क्या? चांदनी ने धीमी सी आवाज में कंफ्यूजन लिए सर्वज्ञ से पूछा। सर्वज्ञ ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन अगले ही पल चांदनी को सर्वज्ञ के हाथ अपनी शर्ट के बटन खोलते हुए महसूस हुई। सर्वज्ञ की हरकत से जाने के मन में हजारों सवाल उमड़ आए थे। उसे समझ नहीं आ रहा था, कुछ देर पहले सर्वज्ञ ने उसे मल्होत्रा के हाथों से बचाया और अब वो खुद भी तो वही उसके साथ करने जा रहा था। सभी मर्द एक जैसे होते हैं, बस बॉडी से मतलब रखने वाले। कि उस जानवर की जबरदस्ती से बचाने के लिए मैंने आपको थैंक यू बोला था मिस्टर राजावत, लेकिन आप तो खुद ही मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे हैं। आपने तो मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया है कि मैंने आपको थैंक यू आखिर बोला ही क्यों था। चांदनी ने कसकर अपनी आंखें बंद करते हुए मन में सोचा, एक लड़की की मर्जी के बिना उसे छूना जबरदस्ती ही तो होती है, और यहाँ सर्वज्ञ के पास आने में चांदनी की मर्जी नहीं थी, इसलिए इन हालातों में उसे सर्वज्ञ का छूना जबरदस्ती ही माना जाता। अगले ही पल चांदनी को अपने जिस्म में एक जोरदार दर्द की लहर महसूस हुई, जिसमें उसकी चीख निकल गई। नहीं प्लीज, दर्द हो रहा है मिस्टर राजावत, रहने दीजिए, चांदनी ने सर्वज्ञ का हाथ पकड़ते हुए कहा, जो उसकी गर्दन पर मल्होत्रा की दी बाइट पर मलहम लगा रहा था। ऑइंटमेंट लगाने दो, वरना बाद में ज्यादा प्रॉब्लम होगी। इन्फेक्शन हो सकता है, इसलिए मुझे अब भी एंटीसेप्टिक लगाने दो, सर्वज्ञ ने प्यार से चांदनी को समझाते हुए कहा। वही चांदनी रोते हुए ना में गर्दन हिलाकर सर्वज्ञ की तरफ देख रही थी। एक बार फिर से उसके जख्मों पर सर्वज्ञ ही मलहम लग रहा था। चांदनी ने कसकर सर्वज्ञ का हाथ पकड़ रखा था और उसका चेहरा ही बता रहा था कि उसे कितना दर्द महसूस हो रहा था। अच्छा नहीं लगाऊंगा, अब रोना बंद करो, सर्वज्ञ ने चांदनी की तरफ देखते हुए कहा। क्यों? चांदनी ने सुबकते हुए सर्वज्ञ की तरफ देखकर पूछा। वही सर्वज्ञ की बोलती एकदम बंद हो गई थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो चांदनी के सवाल का क्या जवाब दे। वही चांदनी सर्वज्ञ की तरफ देखते हुए अपने सवाल के जवाब का इंतजार कर रही थी। चांदनी सर्वज्ञ के जवाब का इंतजार कर रही थी। वहीं सर्वज्ञ का दिल अब खुद सोचने पर मजबूर हो गया था कि आखिर क्यों चांदनी के आंसू उसे सीने में खंजर की तरह चुभ रहे थे।
उसने खुद कहा था कि चांदनी उसके लिए बस एक नशा है, लेकिन फिर भी क्यों? वह उसके दर्द को समझता था। उसके रोने से उसे फर्क नहीं बहुत फर्क पड़ता था। चांदनी की आंखें उसे लगातार देख रही थीं। इसलिए सर्वज्ञ ने जल्दी से जो मन में आया कह दिया, क्योंकि मुझे रोते हुए लोग पसंद नहीं है। इरिटेशन हो रही है मुझे तुम्हारे आंसू देखकर, बस इसलिए। चांदनी एकदम से फूट फूट कर रोने लगी और उसने आगे बढ़कर खुद सर्वज्ञ को कसकर गले लगा लिया। सर्वज्ञ तो उसके रिएक्शन पर काफी हैरान हो गया था। सर्वज्ञ की सांस है तो उसके गले में ही अटक गई थी जब चांदनी खुद उसके करीब आ गई। थैंक यू। चाहे आप इरिटेट हो रहे हो, एटलीस्ट कुछ तो फील कर रहे हो। आज पहली बार किसी को मेरे रोने से फर्क तो पड़ रहा है, वरना मैं तो रोते हुए सबके लिए नेग्लिजिबल हो जाती थी। मेरे रोने से ना तो किसी को दुख होता, ना इरिटेशन, ना अफसोस, कुछ भी नहीं, चांदनी ने आंसू बहाते हुए कहा। चांदनी की बात सुनकर सर्वज्ञ को अपने सीने में एक दर्द महसूस हो रहा था, जैसे चांदनी का सारा दर्द इस वक्त उस हग के जरिए चांदनी से सर्वज्ञ में ट्रांसफर हो रहा था। स्टॉप क्राइंग नाउ। तुम इस तरह बच्चों की तरह रोने लगोगी तो तुम्हारी उस सो कॉल्ड फैमिली को साझा क्या मैं दूंगा? यू आर सच अ क्राई बेबी, सर्वज्ञ ने सार्कास्टिकली वे में कहा। चांदनी समझ गई थी और उसने जल्दी से सर्वज्ञ को छोड़ दिया। वो अभी भी सर्वज्ञ की गोद में ही थी। चांदनी को खुद को शांत करने में स्ट्रगल करना पड़ रहा था। ये तो सर्वज्ञ उसके चेहरे पर ही देख पा रहा था। उसकी तकलीफ देख सर्वज्ञ की मुठ्ठियां अपने आप कस गई थी, जैसे सच में वही अब चांदनी का बदला लेने वाला था। तुम, सर्वज्ञ ने चांदनी की बाजू को टच करते हुए इतना ही कहा था कि चांदनी डर के मारे उसकी गोद में ही उछल पड़ी। चांदनी का रिएक्शन देकर सर्वज्ञ को काफी बुरा लगा था। चांदी की पूरी बॉडी कांप रही थी और इस वक्त उसकी आंखों में डर साफ नजर आ रहा था। क्या तुम्हें मुझसे भी डर लगता है स्वीटहार्ट? सर्वज्ञ ने चांदनी की तरफ देखते हुए पूछा। चांदनी ने पहले तो बस सर्वज्ञ की तरफ देखा और फिर धीरे से हाँ में गर्दन हिला दी। उस वक्त चांदनी को सर्वज्ञ की आंखों में एक निराशा सी नजर आई थी, जो देखकर वो भी थोड़ी हैरान हुई, लेकिन अगले ही पल वो भाव गायब हो गए, जिस वजह से चांदनी को वह अपना वहम लगने लगा। लेकिन वो निराशा हकीकत थी, कोई वहम नहीं। सर्वज्ञ को सच में बहुत बुरा लग रहा था, ये जानने के बाद कि चांदनी उससे डरती थी। सच कहें तो ये बात सर्वज्ञ भी नहीं जानता था कि आखिर क्यों सर्वज्ञ के दिल में वो दर्द महसूस हो रहा था, ये जानकर कि चांदनी उससे डरती थी। जबकि सर्वज्ञ को तो लोगों की आंखों में अपने लिए डर देखना अच्छा लगता था ना। सर्वज्ञ सिंह राजावत पूरी दुनिया में अपना खौफ देखकर हमेशा खुश होता था, लेकिन आज पहली बार किसी की आंखों में अपने लिए ऐसे डर देखकर, खौफ देखकर उसे बेचैनी हो रही थी। मुझे लगता है तुम्हें अब थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है स्वीटहार्ट, सर्वज्ञ ने चांदनी को बाहों में लिए खड़े होते हुए कहा। इस वक्त पहली बार सर्वज्ञ के मुंह से स्वीटहार्ट सुनकर जानवी को कुछ अच्छा लगा। उसके दिल की धड़कन बढ़ गई थी और उसका चेहरा हल्का लाल पड़ गया था कि सर्वज्ञ उसे बेड की तरफ लिए जा रहा था और वहीं चांदनी का ध्यान सर्वज्ञ के चेहरे पर टिका हुआ था, जो सीरियस चेहरे में बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहा था। वैसे सुंदर तो ये है, चांदनी ने मन ही मन सोचा। अपने ख्यालों में खोए सर्वज्ञ ने इस बार चांदनी को नोटिस ही नहीं किया कि वो उसे देख रही थी, और इस बार डर से नहीं, न जाने किन भागों से देख रही थी। सर्वज्ञ ने चांदनी को बेड पर लिटा दिया और अच्छे से कवर कर दिया। इसके बाद दोनों में कोई बात नहीं हुई। सर्वज्ञ सीधा पलटकर चला गया। आज पहली बार सर्वज्ञ कुछ शरारत किए बिना गया था, इसलिए कहीं ना कहीं चांदनी को भी कुछ खलीपन सा खटक रहा था। वैसे तो ये इंसान हर वक्त उल्टी सीधी बातें करता है, लेकिन अब अचानक से क्या हो गया इन्हें? आज बिना कुछ कहे ही चले गए। समझ नहीं आता आप कैसे इंसान हो मिस्टर राजावत, आपकी बातें मुझे कंफ्यूज करती हैं, चांदनी ने मन ही मन सोचते हुए कहा। चांदनी को उनकी पहली मुलाकात से लेकर अब तक का सब याद आ रहा था। कैसे जब उस रात के बाद जब उसकी आंखें खुली थीं, तो सर्वज्ञ का चेहरा उसके सामने था। उस वक्त चांदनी की नजरों में बस सर्वज्ञ के लिए नाराजगी थी। फिर कैसे वो सर्वज्ञ से ऑफिस में मिली और सर्वज्ञ ने उसके सामने वो घटिया शर्त रखी जिससे चांदनी को उससे नफरत ही हो गई। उसे तो सर्वज्ञ एक गिरा हुआ इंसान लगने लगा था, लेकिन फिर उसके बाद चांदनी की सोच थोड़ी बदलने लगी जब सर्वज्ञ ने उसके जख्मों पर मलहम लगाया
जबकि उसे जरूरत नहीं थी। उसे मल्होत्रा से बचाया जब उसके अपनों ने ही उसे मल्होत्रा को बेच दिया था, और अभी भी वो उसकी केयर कर रहा था। चांदनी सब कुछ सोचते सोचते कब नींद में चले गई उसे पता ही नहीं चला। सर्वज्ञ जब नीचे आया तो मलंग उसे अजीब निगाहों से देख रहा था। मलंग इस वक्त हाल में बैठा हुआ था और जूस पी रहा था। सर्वज्ञ को मलंग की निगाहें खुद पर महसूस हो रही थीं, पर वो उसे इग्नोर करता हुआ आगे बढ़ रहा था। सर्वज्ञ सीधा किचन में घुस गया और उसने एप्रन पहन लिया। अगर तूने मुझे ऐसे घूरना बंद नहीं किया ना तो सच कहता हूं, आज डिनर में तुझे ही बना दूंगा। सर्वज्ञ ने अपनी जलती निगाहों से मलंग को देखते हुए कहा। सर्वज्ञ के विला में ओपन किचन था, इसलिए हाल से किचन के अंदर और किचन से हाल में साफ देखा जा सकता था। वहीं बेचारे मलंग का जूस तो उसके गले में ही अटक गया और वो खांसने लगा। नहीं सर, मैं तो आपका मैनेजर बनकर ही धन्य हूं। अब और मुझे कुछ नहीं बनना प्रभु। वैसे आप इतनी जल्दी बाहर आ गए, मुझे तो लगा आपको टाइम लगेगा। शायद सुबह ही हो जाए। मलंग ने सर्वज्ञ को छेड़ते हुए कहा। तू श्योर है? तुझे और कुछ नहीं बनना गीदड़ की शक्ल के? ज्यादा बातें की ना तो 12 में बेच दूंगा। यशिका से जितनी भी रिपोर्ट है तू लाकर देगा फिर मुझे। सर्वज्ञ ने मलंग को घूरते हुए कहा। सर वो यशिका नहीं यक्षिणी है। मुझे नहीं जाना उस प्यासी चुड़ैल के पास। वैसे आपके लिए एक न्यूज थी। मलंग ने खड़े होते हुए कहा। जल्दी फूट, मुझे अभी उसके लिए खाना भी बनाना है। सर्वज्ञ ने सब्जियां अरेंज करते हुए कहा। वहीं जब सर्वज्ञ को 2 मिनट तक कुछ सुनाई नहीं दिया तो उसने अपनी पलकें उठाकर मलंग को दिखा। मलंग सोफे पर गिरा हुआ जैसे मरने की एक्टिंग कर रहा था। उसका एक हाथ उसके सीने पर था और उसकी जीभ भी बाहर निकली हुई थी। मलंग की नौटंकी देखकर सर्वज्ञ ने अपना माथा पीट लिया। मलंग, अगर तू नहीं चाहता कि मैं तुझे मरा हुआ चूहा सुनगाऊं तो चुप करके सीधा खड़ा हो जा। सर्वज्ञ ने मुंह बनाते हुए मलंग की तरफ देखकर कहा। सर्वज्ञ की बात सुनकर मलंग फिर अपनी नौटंकी छोड़कर फिर से खड़ा हो गया, लेकिन उसके चेहरे पर हैरानी अभी भी नजर आ रही थी। मैं आपका जूनियर रह चुका हूं, आपके साथ हॉस्टल में रहा, आपके लिए 2 साल काम भी किया है, लेकिन मेरे लिए तो आपने कभी पानी भी नहीं उबाला। तो क्या मैं रिश्ता पक्का समझूं? मलंग ने आईब्रोज उचकाते हुए कहा। तू मरेगा मेरे हाथ से पक्का, बस ये अच्छे से समझ ले। कल से भाई के साथ फार्म हाउस शिफ्ट हो जा। मैं तेरी नौटंकियां अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। तेरी हरकतें ऐसी हो गई हैं कि किसी दिन तू मेरे मेहमानों के आगे पकोड़े बनकर प्लेट में पड़ा होगा। सर्वज्ञ ने मलंग को घूरते हुए कहा। वैसे आपके घर में पहला मेहमान तो वो लड़की ही है और मुझे नहीं लगता कि वो नॉनवेज खाती है। वैसे सर, आपको सच में क्लियर है ना कि आप उससे प्यार नहीं करते? मलंग ने एक आईब्रो उठाकर सर्वज्ञ की तरफ देखते हुए पूछा। वो तो मुझे नहीं पता, पर यह क्लियर हो गया है कि मेरे डिनर का मेनू आज तू ही बनेगा। सर्वज्ञ ने एक बड़ा सा नाइफ उठाकर किचन के बाहर आते हुए कहा। सर, मैं तो बस पूछ रहा था। आप गुस्सा क्यों करते हो? वैसे भी मैं टेस्टी बिल्कुल भी नहीं हूँ। मुझे बनाकर खिलाओगे तो वो आपके मुंह पर ही थूक देगी। मलंग ने सोफे के पीछे होते हुए कहा। तुझे किसने कहा कि तुझे बनाकर मैं उसे खिलाऊंगा? तुझे तो मैं अपने कुत्तों को भी ना खिलाऊं, सीधा नाले में विसर्जन करूंगा तेरा कमीने। मैंने कहा ना, मुझसे उल्टी सीधी बातें मत किया कर, मैं मल्हार नहीं हूं। सर्वज्ञ ने मलंग की तरफ आते हुए कहा। मेरे साथ तो ये सिर्फ उलटी उलटी बातें करता है, तेरे साथ तो फिर उल्टी सीधी बातें कर रहा है। दरवाजे से एक लड़के ने आते हुए कहा। तो यहाँ हमारे मल्हार जी की एंट्री हुई है, जो सर्वज्ञ का बेस्ट फ्रेंड है। स्वभाव से एकदम शरारती और नटखट, लुक्स में तो सुपर मॉडल को भी मात देने वाला, लेकिन ऑफ कोर्स वो हमारे हीरो सर्वज्ञ से तो सुंदर नहीं हो सकता। नहीं तो सर्वज्ञ से ज्यादा तो मल्हार के फैन हो जाएंगे। 8 पैक एब्स वाली बॉडी, 1 इंच की परफेक्ट हाइट, ब्राउन हेजल आइज, ब्लैक हेयर, परफेक्ट नोज और थिन लिप्स के साथ शार्प जॉ लाइन। बेशक हम उसकी जॉ लाइन के साथ मूली गाजर नहीं काट सकते। मल्हार इसे समझा ले, ये मेरा दिमाग खराब कर रहा है। सर्वज्ञ ने एकदम से चाकू लेकर मल्हार की तरफ घूमते हुए कहा। वो वेट ब्रो, ये नाइफ मुझसे दूर रख, इसे ही अच्छा खासा ट्रीटमेंट दे इससे। वैसे किया क्या है इसने, मुझे ये तो बता। मल्हार ने अपने हाथ हवा में उठाते हुए कहा। इसका दिमाग खराब हो गया है, कुछ भी बोलता रहता है। जीतना भी समझाओ लेकिन इसे समझ नहीं आता। सर्वज्ञ ने मल्हार की तरफ देखते हुए कहा।
जो मासूम बच्चे की तरह मुंह बनाकर खड़ा था। मल्हार ने भी फिर मलंग की तरफ देखा तो मलंग ने पप्पी आइज से मल्हार की तरफ देखा, जिस पर मल्हार ने आंखें रोल कर दी। वैसे इसे छोड़, इस बंदर को हम बाद में देख लेंगे। मैं तेरे लिए एक तगड़ी न्यूज लाया हूं। क्या तुझे पता है तेरे बड़े भाई ने शादी कर ली? मल्हार ने सर्वज्ञ की तरफ देखते हुए कहा। क्या? नहीं नहीं, तुझे कोई गलतफहमी हुई है। भाई को शादी करनी होती तो वो पहले करते। हम तीनों भाई में से किसी का भी मूड शादी का नहीं है। मैं तो मान ही नहीं सकता कि उस सूखे हुए फूल, हमेशा लेक्चर देने वाले सो कॉल्ड प्रोफेसर ने शादी कर ली। तू मुझे बेवकूफ मत बना, समझा? सर्वज्ञ ने मल्हार की तरफ देखते हुए कहा। ये सच है सर, मैं भी आपको यही न्यूज देने वाला था कि बड़े भैया ने शादी कर ली। मलंग ने भी बीच में बोलते हुए कहा। व्हाट द हेल? मेरे भाई ने शादी कर ली और मुझे ही पता भी नहीं था। मेरे घर वालों ने क्या सच में मुझे नूने कंसीडर करना शुरू कर दिया है क्या? सर्वज्ञ ने अपने दोनों हाथ अपनी कमर पर रखते हुए कहा। पता तो उन्हें भी नहीं था कि उनकी शादी होने वाली है। मलंग और मल्हार ने एक साथ सर्वज्ञ को देखते हुए कहा। उन दोनों की बात सुनकर तो सर्वज्ञ और ज्यादा हैरान हो गया। उसके दिमाग में इस वक्त हजारों सवाल थे, जिनका जवाब बस सर्वज्ञ का बड़ा भाई सौभाग्य सिंह राजावत ही दे सकता था। सौभाग्य सिंह राजावत, राजावत खानदान का सबसे बड़ा बेटा, बिजनेस से जैसे कोई लेना देना ही नहीं। बेंगलुरु की सबसे पॉपुलर यूनिवर्सिटी DRIT का प्रोफेसर, जो कभी हल्का मुस्कुराता भी नहीं था। इंट्रोवर्ट्स का बाप और वर्कaholic पर्सन, जो काम के सिवा कभी किसी से कोई बात ही नहीं करता था। जिसकी उम्र इस वक्त 30 हो चुकी थी, लेकिन उसने शादी नहीं की थी और अचानक से उसकी शादी की खबर सुनकर सभी लोग हैरान थे। कैसा रिएक्शन होगा चांदनी का जब वो जानेगी कि सर्वज्ञ ने उसके लिए खाना बनाया था। कौन है सौभाग्य की दुल्हन? एक आलीशान से फार्म हाउस के बीचों बीच सौभाग्य अपनी आंखें बंद किए, अपनी दोनों पॉकेट में अपने हाथ डाले खड़ा था। उसके पीछे एक लड़की सुबक रही थी। वह लड़की इस वक्त दुल्हन के जोड़े में थी, जिससे जाहिर था कि वही सौभाग्य की बीवी थी। लक्ष्मी, क्या तुम प्लीज थोड़ी देर रोना बंद करोगी? मुझे कुछ सोचने दो। सौभाग्य ने एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहा। सॉरी प्रोफेसर, लक्ष्मी ने धीमी सी आवाज में कहा। लक्ष्मी सौभाग्य की स्टूडेंट थी। लक्ष्मी की शादी के हालात कुछ ऐसे बन गए थे कि सौभाग्य को खुद दूल्हे की जगह बैठना पड़ा। सौभाग्य गहरी सांस लेकर पीछे लक्ष्मी की तरफ मुड़ गया। अभी के लिए तो सब जैसा चल रहा है चलने दो, क्योंकि अगर मैंने अभी डाइवोर्स की बात की तो शायद मेरी शादी के बाद भी बाहर निकलेगी, जो मैं नहीं चाहता। मेरी शादी तुमसे हुई है ये यूनिवर्सिटी में तो गलती से भी किसी को पता नहीं चलना चाहिए, और बाहर भी किसी को नहीं। मैं जल्दी ही तुम्हें इस रिश्ते से आजाद कर दूंगा, तो ज्यादा सोचना मत। गॉट इट? सौभाग्य ने लक्ष्मी की तरफ देखते हुए कहा, जो पलके झुकाए खड़ी थीं। यस प्रोफेसर, थैंक यू। अगर आप नहीं होते तो शायद मेरा परिवार बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाता। आपने मेरी जिंदगी उस ड्रग माफिया के साथ खराब होने से बचा ली, उसके लिए मैं आपको जितना थैंक यू बोलूं उतना कम है। लक्ष्मी ने नजरें झुकाए ही सौभाग्य को थैंक यू बोलते हुए कहा। लीव इट लक्ष्मी, मेरी भी एक बहन है, इसलिए किसी भी लड़की के साथ मैं गलत होता कैसे देख सकता हूँ। तुम जाओ रेस्ट कर लो। ऊपर बैक साइड की बालकनी के साथ वाला कमरा अब तुम्हारा है। जब तक सारी चीजें नॉर्मल नहीं हो जाती तब तक तुम मेरे साथ यहीं रहोगी। सौभाग्य ने लक्ष्मी से कहा और मुड़कर खड़ा हो गया। लक्ष्मी ने एक बार सौभाग्य की उस चौड़ी मस्कुलर पीठ को देखा और फिर वो भी मुड़कर वहां से सौभाग्य के बताए हुए कमरे की तरफ चली गई। सौभाग्य भी हाल के साथ वाली बालकनी में आ गया और सिगरेट के कश लेने लगा। सॉरी रिदम, आई नो तुम्हें बुरा लग रहा होगा, पर ट्रस्ट मी, ये शादी बस एक मजबूरी है। शी इज माई स्टूडेंट एंड नथिंग एल्स। तुम तो जानती हो कि किन हालातों में मैंने उससे शादी की। मैंने हमेशा तुम्हारे साथ अपनी शादी के सपने सजाए थे, और अब तुम अगर इस दुनिया में नहीं हो तो मैं जिंदगी में कभी शादी नहीं करूंगा। हाँ, जो अनजाने में हो गया वो मैं बदल नहीं सकता, लेकिन जल्द ही इस नाम की शादी से मैं खुद को आजाद कर लूंगा, क्योंकि मेरे दिल में हमेशा तुम रहोगी। रिदम और लक्ष्मी की भी पूरी जिंदगी अभी बाकी है। वो मुझसे 10 साल छोटी है, हमारा कोई फ्यूचर नहीं है। सौभाग्य ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा। रिदम सौभाग्य की गर्लफ्रेंड थी, जिसे सौभाग्य ने एक एक्सीडेंट में खो दिया था। सौभाग्य की जिंदगी का पहला प्यार होने की वजह से वो रिदम की यादों को आज तक अपने दिल से नहीं निकल पाया।
और उसी की यादों के साथ घुट घुट कर अकेले जी रहा था। दूसरी तरफ इस वक्त सर्वज्ञ चांदनी के सामने घुटनों के बल बैठा हुआ था। चांदनी अभी भी सो रही थी। सर्वज्ञ को खुद पता नहीं था कब से वो चांदनी को यूं ही देखे जा रहा था। तुम्हारे चेहरे की ये मासूमियत कभी कभी मुझे तुम्हारी ओर खींचती है। पता नहीं तुम में ऐसा क्या है कि इस पूरी दुनिया में मैं सिर्फ तुम्हें छू सकता हूं और किसी को भी नहीं। यू आर माई मेडिसिन स्वीट हार्ट। सर्वज्ञ ने धीरे से चांदनी के चेहरे पर आए बाल उसके कान के पीछे करते हुए उसका माथा चूम कर कहा। सर्वज्ञ खुद इस बात से काफी हैरान था कि वो बिना ग्लव्स के सिर्फ चांदनी को छू सकता था, और चांदनी के छूते ही अगर उसे एलर्जी हुई भी हो तो वो ठीक हो जाती थी। सर्वज्ञ की आंखों में एक अलग सी चमक थी, क्योंकि उसकी पूरी जिंदगी में आखिरकार उसे कोई एक तो ऐसा इंसान मिला था जिसके पास जाने के लिए उसे प्रिकॉशंस लेने की जरूरत नहीं पड़ती थी। सर्वज्ञ का ध्यान फिर से चांदनी की गर्दन पर लगी चोट पर गया। उस बाइट के निशान को देखकर सर्वज्ञ की आंखें फिर से लाल हो गई थीं। जिंदा तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा स्वीट हार्ट, सर्वज्ञ ने अपनी मुट्ठियां कसते हुए कहा। वो फिर उठ गया और टेबल से ऑइंटमेंट्स ले आया। सर्वज्ञ ने एक बार चांदनी के चेहरे की तरफ देखा जो सो रही थी, और फिर धीरे से उसकी शर्ट सरका दी, जिससे उसे वो घाव ठीक से दिखने लगा। सर्वज्ञ ने फिर धीरे धीरे उस घाव पर ऑइंटमेंट लगाना शुरू कर दिया। सौभाग्य ने एक नजर चांदनी के चेहरे को देखा तो उसकी आईब्रोज जुड़ चुकी थी। उसे नींद में भी दर्द महसूस हो रहा था। माँ, चांदनी ने सपने में ही सिसकते हुए कहा। उसे देख सर्वज्ञ ने थोड़ा आगे झुककर चांदनी के घाव पर मुंह से हवा करना शुरू कर दिया, ताकि दवाई की जलन उसे थोड़ी कम महसूस हो। सर्वज्ञ ऑइंटमेंट लगा ही रहा था कि चांदनी की आंखें खुल गईं। चांदनी को बस सर्वज्ञ का चेहरा अपने पास महसूस हुआ। उसे बस सर्वज्ञ का कान दिखाई दे रहा था। आह! चांदनी एकदम से डर के मारे सर्वज्ञ को धक्का देते चिल्ला उठी। सर्वज्ञ भी एकदम से चांदनी से पीछे हट नीचे गिर गया। सर्वज्ञ को देख चांदनी अब घबरा गई। आज पहली बार सर्वज्ञ सिन्हा राजावत को ऐसे धक्का मिला था। काला है कि लाउड स्पीकर, चिल्ला क्यों रही हो? मुझे बहरा करने का इरादा है क्या स्वीट हार्ट? सर्वज्ञ ने फिर से खड़े हो अपने कपड़े झाड़ते हुए कहा। सॉरी मिस्टर राजावत, वो अचानक से आपको देखा तो आई एम रियली सॉरी। आपको लगी क्या? चांदनी ने बैठे हुए बड़ी मासूमियत से सर्वज्ञ को देखते हुए पूछा। यार, मेरी एक झलक के लिए लड़कियां तरसती हैं, और एक तुम हो जो मुझे देखते ही चिल्लाने लगती हो। इतना भी बुरा नहीं दिखता हूं मैं। खैर बैठो, तुम्हें भूख लगी होगी। सर्वज्ञ ने एक ठंडी आह छोड़ते हुए कहा। उसे अभी भी ये बात बुरी ही लग रही थी कि चांदनी उसे देखकर इतना ज्यादा डरती थी। हालांकि सच तो ये था कि चांदनी को तो पता ही नहीं था कि उसके पास कौन था। वो तो बस अचानक से किसी को देखकर घबरा गई थी। जो उसके साथ हुआ था उसके बाद तो वैसे भी उसे थोड़ी देर डर लगा ही रहना था। इससे आगे उन दोनों में कोई बात होती उससे पहले ही चांदनी का फोन बजने लगा। चांदनी का फोन बेड की साइड वाली टेबल पर ही पड़ा हुआ था। उसने देखा तो उस पर उसकी माँ का फोन आ रहा था। आज उसकी आंखें उस माँ शब्द को पढ़कर ही बरसने लगी थीं। जिस औरत को उसने अपनी माँ का दर्जा दिया था, आज उसने ही इस नाम को बदनाम कर दिया था। चांदनी के हाथ फोन उठाते हुए कांप रहे थे, और ये बात सर्वज्ञ भी नोटिस कर रहा था। चांदनी ने फोन उठाने से पहले भरी हुई पलकें उठाकर सर्वज्ञ की तरफ देखा। मैं बाहर वेट करता हूँ, सर्वज्ञ ने अपनी नजरें चांदनी के चेहरे से हटाते हुए कहा, क्योंकि वो चांदनी को दिखाना नहीं चाहता था कि कैसे सर्वज्ञ उसके उदास चेहरे को देखकर खुद उदास होने लगा था। अगले ही पल सर्वज्ञ कमरे से बाहर निकल गया, और चांदनी ने अपने कांपते हुए हाथों से फोन उठाकर कान से लगा लिया। हेलो, चांदनी ने कांपती हुई आवाज से कहा। वेयर द हेल आर यू चांदनी? हमने तुम्हें मिस्टर मल्होत्रा के पास भेजा था ना? क्या अभी तक तुम्हारा काम खत्म नहीं हुआ? वो फोन नहीं उठा रहे 4 घंटे हो चुके हैं। क्या उन्होंने मदद के लिए पैसे दे दिए? वो आधे पैसे तुम्हारे हाथों भिजवाने वाले थे। पूरे 200 करोड़ की बात है। अगर तुम वो पैसे लेकर फरार होने की सोच रही हो तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नीलम ने फोन पर चांदनी को धमकी देते हुए कहा। वही चांदनी की आंखें उस औरत कम चुड़ैल की बात सुनकर और ज्यादा बहने लगी थीं। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि इतना सब करने के बाद उसकी आवाज में जरा भी गिल्ट नहीं था। आप कैसी औरत है?
मेरे साथ इतना सब कुछ करने के बाद भी आपको कोई अफसोस नहीं हो रहा। अगर कोई ऐसा अंजलि दीदी के साथ करता तो क्या आप तब भी इतनी नॉर्मल होती? एक औरत होकर आपने मेरी इज्जत बेच डाली। सौतेली ही सही, पर आप मां थी मेरी। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपने कभी सोचा है अगर पापा को पता चला तो क्या होगा? मैं जानती हूं अपने ही उनके नाम से मल्होत्रा को मुझे बेचा है, और वो इंसान बोल रहा है कि मेरे पापा ने ऐसा किया। मेरा हाल पूछने के बजाय आप ये कह रही हैं कि कहीं मैं पैसे लेकर कहीं भाग तो नहीं गई। आप जितनी गिरी हुई नहीं हूं मैं, और ना ही मेरे पास आप लोगों के कोई पैसे हैं। उन 4 पैसों के लिए आपने मेरे साथ ऐसा किया। चांदनी ने थोड़ी ऊंची आवाज में रोते हुए कहा। वैसे तो बात 400 करोड़ की थी, पर सच कहूं तो 4 पैसे भी तुम्हारी औकात से बहुत ज्यादा है। 20 साल से तुम्हारा बोझ ढो रहे हैं हम लोग। कम से कम हमारा एहसान तो ढंग से चुका देती। सच कह रही हूं, अगर तुम्हारी किसी बेवकूफी की वजह से मिस्टर मल्होत्रा की डील हमारे हाथों से गई तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अपनी पूरी उम्र तुम हमारे टुकड़ों पर पली, और अब एहसान चुकाने की बारी आई तो यूं भाग गई। यू नो वॉट आई हेट योर ब्लडी फेस। उतनी ही नफरत करती हूं तुमसे मैं जितनी तुम्हारी माँ से करती थी। अपनी माँ की तरह ही हो तुम, यूजलेस फेलो। नीलम ने फोन पर घृणा से कहा। देखिए, मेरे बारे में आप जो मर्जी कह लो, लेकिन मेरी माँ के बारे में कुछ मत कहना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।